प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। कल समाचार तो आपने सुन ही लिया होगा। आपको शायद उम्मीद रही हो कि अक्टूबर तक ही तो स्कूल बंद था, हो सकता है नवंबर से स्कूल खुले, लेकिन अभी तुरंत स्कूल खुलने के कोई आसार नहीं है। इसलिए आपको उसी तरह पढ़ना है जिस तरह आप पढ़ते आ रहे हैं और स्वयं को अपने ज्ञान के साथ साथ परीक्षा के लिए भी तैयार करना है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको लिखित सामग्री भेजी है और वह भेजा है समास पर। समास शब्द से आप परिचित हैं और उसमें विस्तार से इस पर व्याख्या भी की गई है और उदाहरण भी दिए गए हैं। लेकिन मैं अभी आपको सीधी सीधी थोड़ा सा समझा देती हूँ जिससे समास की अवधारणा आपके लिए स्पष्ट हो जाए, समास का कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाए, उसके भेदों के बारे में भी आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाए और उसे कैसे विग्रह करते हैं यानी समास को कैसे खोलते हैं यह भी आपको समझ में आ जाए। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में इसे बताऊंगी, उसके बाद आप उस पूरी लिखित सामग्री को आप देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने रजिस्टर में उतारेंगे। आपको समास बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समास क्या होता है यह हम जान लेते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी किसी भी बात को जब हम संक्षेप में कहते हैं वह होता है समास। संस्कृत में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, समस्यते अनेन इति समासः, यानी जिससे संक्षेप किया जाता है। अगर मैं हिंदी में आपको इसकी परिभाषा बताऊं तो यह होगा, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक तीसरा नया और संक्षिप्त रूप बनता है, वह होता है समास। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि मैंने आपको क्या कहा कि तीसरा शब्द बनेगा, नया शब्द बनेगा और संक्षिप्त बनेगा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ ही मैंने आपको बताया कि क्या होता है, संक्षेप होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से तो संधि भी होती है, तो आखिर समास में क्या हुआ? तो बच्चों, इसको स्पष्ट जान लीजिए, जब दो शब्द साथ साथ बोले जाते हैं और उन्हीं शब्दों में यदि कोई विकार यानी परिवर्तन होता है तो वह होती है संधि। लेकिन जब दो शब्दों के मिलने से या दो से अधिक शब्दों के मिलने से कोई तीसरा शब्द बनता है, उससे हटके भी बन सकता है, तो वह होता है समास। और संक्षेप तो होगा ही। समास के मूलतः 4 भेद होते हैं। अब फिर आपके मन में शक हो जाएगा कि हमने तो 6 भेद पढ़े हैं, हिंदी में तो 6 भेद पढ़े हैं, अब ये 4 भेद कहाँ से आ गया? मैं भी आपको 6 भेद के बारे में ही बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने शब्द क्या कहा कि समास के मूलतः 4 भेद होते हैं। उन भेदों के भी तो भेद हो सकते हैं। तो मूलतः 4 भेद कौन से हैं? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा द्वंद्व। अब तत्पुरुष समास का जो संसार है बहुत बड़ा है। संस्कृत साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, बहुत उदाहरण मिलते हैं। उसी तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय और द्विगु, जिसे लगा करके 6 समास आप पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के और भी भेद हैं, अलुक समास है, नए समास है और भी अनेक भेद हैं, लेकिन आपको फिलहाल इन 6 भेदों के बारे में ही पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, अब एक एक समास को, प्रत्येक समास को हम अलग अलग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपसे परीक्षा में ना समास की परिभाषा पूछी जाएगी, ना उसके भेदों की परिभाषा पूछी जाएगी और न कितने भेद होते हैं यह पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि यह जो विग्रह हुआ पद है उसे समस्त पद कैसे बनाएंगे, यह समस्त पद है तो उसका विग्रह कैसे करेंगे। फिर आपके मन में ये प्रश्न होगा कि जब इतना करना ही नहीं है तो हमें इतना भेद परिभाषा जानने की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों, जब तक आप समास क्या होता है, उसके भेदों के क्या लक्षण होते हैं, उसका विग्रह कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे, तब तक आपके लिए जो करणीय कार्य है, जो किया जाने वाला कार्य है, वह आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि क्या होता है। अब पहले भेद पर आते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या होता है?
पहला पद होगा अव्यय और वही पहला पद प्रधान होगा। संस्कृत में इसकी परिभाषा दी गई है, प्रथम पद प्रधानः अव्ययी भावः, यानी जिस समास में पहला पद प्रधान हो वही अव्ययी भाव होता है और वह पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। अब जानते हैं आप यथा, अनु, उप, निर, निस आदि होते हैं अव्यय, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो पहला ही उदाहरण लेते हैं, यथाशक्ति। अब प्रयोग करते आ रहे हैं इस शब्द को। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति की सीमा के अंदर। यहाँ शक्ति प्रधान नहीं है, उसकी सीमा प्रधान है। आप जब कहते हैं कि मैं यथाशक्ति परिश्रम करूँगा, यथाशक्ति परिश्रम करूँगी, तो यहाँ आपकी शक्ति प्रधानता नहीं रखती है। प्रधानता क्या रखता है? आप शक्ति की सीमा, और वह सीमा किस शब्द से द्योतित होती है? यथा से। तो यथाशक्ति का विग्रह करेंगे शक्तिम अनतिक्रम्य। जब आपको मैंने बता दिया कि जहाँ अव्यय यथा होता है वहाँ विग्रह में अनतिक्रम्य होगा, तो यदि आपके सामने यथा समयम शब्द आ जाए तो आप बड़े आराम से कर लेंगे समयम अनतिक्रम्य। यथा कालम अगर आ जाएगा तो बड़े आराम से आप इसका विग्रह कर पाएंगे कालम अनतिक्रम्य। तो इन शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। आते हैं, दूसरा अव्यय है उप। उप का अर्थ होता है समीप। अब जैसे उपग्रामम हो गया तो उसका विग्रह हुआ ग्रामस्य समीपम। तो उपगृहम, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गृहस्य समीपम। उपगंगम, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गंगायाः समीपम। अब आते हैं निश शब्द को लेते हैं। अब जैसे निष्फलम है तो क्या हो जाए? निष का अर्थ होता है अभाव। निष्फलम फलस्य अभावः, निर्जलम जलस्य अभावः, निरन्नम अन्नस्य अभावः। निस में निर और निस में क्या हुआ? अभाव आया। अब आते हैं अनु पर। अनु के दो अर्थ होते हैं, इसलिए इस पर गौर करने की जरूरत है। एक तो होता है योग्य और दूसरा होता है पीछे। जब हम कहते हैं अनुरूपम तो क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम। जब होगा अनुगुणम तो क्या हो जाएगा? गुणस्य योग्यम। लेकिन जब होगा अनुयानम तो यानस्य पश्चात, अनुरथम रथस्य पश्चात। तो अनु के दो अर्थ आपने समझ लिए, एक तो योग्य और दूसरा पश्चात यानी पीछे। अब आते हैं प्रति शब्द को लेते हैं। प्रति बड़े आराम से इसको दो बार किसी भी चीज़ को बोलेंगे तो हो जाएगा। जैसे प्रतिदिनम तो दिनम दिनम, प्रतिमासम मासम मासम, प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम। एक है अव्यय स, जिसका अर्थ होता है सहित। स चक्रम चक्रेण सहितम, स श्रमम श्रमेण सहितम। तो अव्ययी भाव में आपने देखा कि पहला पद अव्यय है और वही पहला पद प्रधान होता है। मुझे लगता है अव्ययी भाव आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। किसी भी समास में दो पद तो होंगे ही, अधिक हो सकते हैं लेकिन दो तो होने ही होने। तो पहला पद आपने देखा प्रथम पद प्रधान अव्ययी भावः। अब उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। उत्तर इति पदस्य अर्थः दिशा न भवति। उत्तर शब्द का अर्थ दिशा नहीं होता, बाद वाला। तो जिस समास में बाद वाला पद प्रधान हो वह होता है तत्पुरुष। एक उदाहरण मैं देती हूँ कि एष राजपुरुषः गच्छति, यह राजा का पुरुष जाता है। यहाँ जाना क्रिया किसके द्वारा हो रही है? राजा के द्वारा या राजा पुरुष के द्वारा? तो आप उत्तर देंगे कि पुरुष के द्वारा हो रही है। तो पुरुष तो बाद वाला पद है, तो बाद वाला पद जिसमें प्रधान होता है और कर्ता के कारक के जो विभक्तियां हैं कि उसी के अनुसार इसका भेद होता है। अब इसको भी समझ लीजिए जरा सा। जैसे ग्राम गतः शब्द है, इसका विग्रह होगा ग्रामम गतः, ग्राम को गया हुआ। मतलब ग्रामम में द्वितीय है तो यह द्वितीय तत्पुरुष हो गई। दूसरा उदाहरण लेते हैं बाण हतः, इसका विग्रह होगा बाणेन हतः, बाण से मारा गया। यहाँ पर बाणेन में तृतीया है तो तृतीया तत्पुरुष हो गई। यज्ञ बलिह, ये इसका विग्रह होगा यज्ञाय बलिह, तो यज्ञाय में चतुर्थी है तो चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा गया। यहाँ वृक्षात में पंचमी है तो पंचमी तत्पुरुष। अब राजपुरुष का उदाहरण आपको दिया था, राजपुत्र ले लेते हैं। राज्ञः पुत्रः षष्ठी है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष।
कार्ये निपुणः, कार्य निपुणः, कार्य में सप्तमी है इसलिए सप्तमी तत्पुरुष। तो विभक्ति का लोप हो जाता है समस्त पद में और बाद वाला पद प्रधान होता है। अब आते हैं तीसरा समास लेते हैं, वह है बहुब्रीहि। अभी आपने देखा कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष समास में आपने देखा बाद वाला पद प्रधान है। अब इसमें मैं कह रही हूँ अन्य पद प्रधानः बहुब्रीहि, जिसमें न पहला पद प्रधान हो न बाद वाला पद प्रधान हो, कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो, वही होता है बहुब्रीहि। अब एक उदाहरण लीजिए, पीताम्बरः शब्द है। पीताम्बरः हम किसको कहते हैं? विष्णु को। अब पीताम्बरः में दो शब्द हैं, पीत यानी पीला और अंबर यानी कपड़ा। अब इसका विग्रह क्या हुआ? पीतम अंबरम यस्य सः, पीले हैं कपड़े जिसके वह व्यक्ति जिसने पीले कपड़े पहने हुए हैं, वह हो गया पीताम्बरः। तो अन्य पद प्रधान हो गया। इसी तरह नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सः नीलकंठः। लंबोदरः, लंबः उदरः यस्य सः लंबोदरः। मुग्धमतिः, मुग्धामतिः यस्य सः मुग्धमतिः। अब जहाँ भी आप देखेंगे जिसका, जिसके, जिसमें, हिंदी में भी यस्य, यस्मिन संस्कृत में, वहाँ क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। स्पष्ट हो गया। आते हैं अब द्वंद्व समास पर। द्वंद्व जैसा कि स्पष्ट नाम से ही लगता है कि द्वंद्व का अर्थ होगा जोड़ा, जिसमें उभय पद प्रधानः द्वंद्वः, दोनों ही पद बराबर रूप से प्रधान होंगे, वह होगा द्वंद्व। द्वंद्व समास में विग्रह में च आएगा। च मतलब और आप जानते हैं, राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, सीता रामौ, सीता च रामश्च, भ्राता भगिन्यौ, भ्राता च भगिनी च। इस तरह आपने देखा मैंने दो बार च का प्रयोग किया। यह संस्कृत की परंपरा है कि द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करते हैं तो दो बार च का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो चार मूल भेद हो गए। अब आते हैं द्विगु समास पर भी आ जाते हैं, जिसे मैंने आपको तत्पुरुष समास का भेद बताया। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और वही पद समाहार होता है। अब संख्या तो है ही। अब दशानन शब्द मैंने आपको बताया था, 10 हैं आनंद जिसके, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वहाँ पहला शब्द संख्या होने के बावजूद द्विगु नहीं होगा। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समाहार हो अर्थात इकट्ठा होना हो, वह होता है द्विगु। अब एक उदाहरण लेते हैं, 3 भुजाएं अगर बिखरी बिखरी हम खींच दें तो क्या वो त्रिभुज हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जब उन्हीं तीनों भुजाओं को जब हम इकट्ठा करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, तब क्या हो जाएगा? वो त्रिभुज हो जाएगा। तो अब समाहार अर्थ स्पष्ट हो गया। इसका विग्रह हम करते हैं, त्रयाणाम भुजानाम समाहारः त्रिभुजः, चतुर्णाम भुजानाम समाहारः चतुर्भुजः, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः सप्तर्षिः, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, नवानाम रात्रीनाम समाहारः नवरात्रम। तो हर जगह विग्रह में आपने देखा कि समाहार शब्द आता है द्विगु समास में। अब आ जाते हैं कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास को समझना बहुत ही आसान है। जिस समास में या तो विशेषण विशेष्य भाव हो या उपमान उपमेय भाव हो, वह समास होगा कर्मधारय। विशेषण आप जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण होता है और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य होता है। तो या तो विशेषण विशेष्य भाव होगा या उपमान उपमेय भाव होगा। अब उपमा दी जाती है, वह है नहीं वैसा, लेकिन उसके समान जब कहते हैं तो उससे हम उपमा देते हैं, तुलना करते हैं। तो जिन शब्दों से उपमा दी जाती है वह होता है उपमान, और जिनकी उपमा दी जाती है वह होता है उपमेय। एक उदाहरण से इसे समझ लीजिए। कहते हैं चांद के समान मुख। अब मुख तो चांद नहीं हो सकता, लेकिन के समान है, यानी उपमा दी गई है। तो चंद्र इव मुखम, संस्कृत में समान को इव कहते हैं। चंद्र इव मुखम चंद्रमुखम, मीन इव नयनम मीन नयनम, ऋषभ इव पुरुषः पुरुषर्षभः। तो उपमान उपमेय भाव के उदाहरण दे दिए। और विशेषण विशेष्य तो बहुत ही आसान है। नीलम च तत्कमलम नीलकमलम, पीतम च तत् अंबरम पीतांबरम, नीलम च तत् पुष्पम नील पुष्पम। जहाँ विशेषण विशेष्य भाव हुआ वहाँ हो गया कर्मधारय समास।
तो ये समास की मुख्यतः जो उसको समझने के लिए मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, इसे आप सुन रहे हैं और सुनने के बाद आप को जो रिटर्न मटेरियल भेजा गया है, जो लिखित सामग्री भेजी गई है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। आपको बिल्कुल शीशे की तरह समास और उसके भेद स्पष्ट हो जाएंगे। एक टास्क मैं आपके लिए दे रही हूँ, आपने कॉपी में तो इसे लिख लिया, ये तो आपका काम है ही। इससे लिखने से क्या होता है, किसी भी चीज़ को समझना और याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब आपके लिए टास्क क्या है कि इस समास से मिलते जुलते उदाहरण जो आपने पाठ्य पुस्तक में पाए हैं, वह आपको अपनी कॉपी में नीचे लिखना है। इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी पाठ में किसी एक समास के 4 उदाहरण मिल जाएं और किसी समास का एक भी उदाहरण न मिले। हो सकता है दूसरे पाठ में किसी तीसरे समास का उदाहरण मिले, चौथे का ना मिले। तो जहाँ जो मिल रहा है उसको आप संग्रह करके कॉपी में लिख लीजिए। उससे आपको समास को समझना और परीक्षा में उसका विग्रह करना या समस्त पद लिखना आसान हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इतना काम ज़रूर करेंगे। और कल और परसों तो आपकी छुट्टी है और अब हम मिलेंगे फिर अगले मंगलवार को। और तब तक मैं आपसे ये अपेक्षा करूँगी कि आपने इसे जो लिखने का काम है वो भी कर लिया होगा, कोशिश की होगी, और किताब में जो भी आपको इन समासों के उदाहरण मिले हैं वो चुन करके आप लिखेंगे और वो आप मुझे भेजेंगे। ये काम आपके लिए मंगलवार को आपको भेजना है, यानी काफ़ी समय भी आपके पास मिल रहा है। तो ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए। परीक्षा का समय नहीं बदलेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। स्कूल खुलें ना खुलें, लेकिन आपको इसी तरह से अभी आपको पढ़ाई करनी है, परीक्षा देनी है और परीक्षा में अच्छे अंक भी लाने हैं। ठीक है।